साथियों, इंसान अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराना कभी नहीं भूलता, अपने घर की साफ़ सफाई करना कभी नहीं भूलता, यहाँ तक अपने जूतों की साफ़ सफाई करना भी कभी नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की साफ़ सफाई वो कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते तो रोज़ हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी की सफाई की बात कर रही हूँ, मैं पेट के अंदर की सफाई की बात कर रही हूँ। साथियों, बागभट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, फिर उसके बाद तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि उस पेट को साफ़ कैसे करना है। आपको आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग दिखेंगे जो अपने पेट को लेकर दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं और फिर भी उनका जो जीवन है वो दवाइयों के सहारे ही चलता है। और ये भी एक हकीकत है, उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन उनकी बीमारी कभी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती। जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ते हैं फिर से दर्द उन्हें परेशान करने लग जाता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे और वास्तविकता में आपके परिवार में ही ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में दर्द होगा, किसी के घुटनों में दर्द होगा, किसी को पैरों में दर्द होगा, किसी को शुगर होगी, किसी का लीवर खराब होगा या किसी को पथरी होगी। लेकिन समझने की बात तो यह है कि जिस तरह एक बीज से पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही बीमारियों का जन्म होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फल और हरी सब्जियों को हमारे पेट में पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वही अगर हम बात करें अनाज की, गेहूं हो या फिर अन्य कोई अनाज हो, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस, मछली या नॉनवेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, वो बड़े ध्यान से समझिएगा साथियों, या ये समझो कि तभी आप समझ पाएंगे कि उस गंदगी को आप शरीर से बाहर कैसे कर पाएंगे। उसी के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं, रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ देर बाद सड़क पर कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा। अब वो कीचड़ कुछ देर बाद ख़त्म हो गया, अब आप फिर से सड़क पर आ जाएंगे, अब वो गाड़ी फिर से सड़क पर चलेगी। तो हो सकता है उसका कीचड़ थोड़ा सा साफ़ हो जाए, लेकिन उसका कीचड़ पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है। वो ऊपर ऊपर से साफ़ हो पाएगा, या आप किसी चीज़ से साफ़ करेंगे तो भी वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम टायर पर देखते हैं तो उस पर लेयर्स बनी होते हैं, उसमें एक स्पेस होती है जिस वजह से उसमें मट्टी फंस जाती है और कीचड़ भी उसी में फंसा होता है। तो ऊपर से साफ़ करने पर वो ऊपर ऊपर से ही साफ़ होता है। टायर को पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए आपको उस पर पानी के तेज़ प्रेशर से उसको साफ़ करना पड़ेगा, उस पर पानी डालना पड़ेगा, तब बीच में से मिट्टी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो मिट्टी सालों साल तक के उसी पर फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो पहले तो हमारे मुंह में आता है, मुंह से हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है जहाँ हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहाँ से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन इसी प्रकार के खाने को पचाने में अलग अलग टाइम लगता है, ये तो हमने सीख लिया अभी जो पीछे बताया था। तो इससे पहले कि जो खाना हमने खाया है वो पच पाता, इंटेस्टाइन उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिशंस निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो खाना जो हमने अभी खाया वो उसी रास्ते से वापस वहीं पर पहुंचेगा। अब जो खाना हमारे पेट में पहले से पड़ा है, जो पूरी तरीके से अभी पच नहीं पाया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी उस पर प्रेशर लगेगा। किसका प्रेशर लगेगा? जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है ना, और वो आगे तो जाम लगा पड़ा है, तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरीके से पचे आगे निकल जाएगा। और जब ये आधा पचा खाना बिना डाइजेस्ट हुए आगे बढ़ जाता है
तो यह पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं और ये बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन यानी हमारी पीठ की, हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनमें चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के टायर पर लगा हुआ था, ठीक उसी प्रकार हमारी इंटेस्टाइन जो है वो खाने से न्यूट्रिशंस खींचने के लिए बनी है। जब हमारी इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों तक उन्हें पहुंचाती है तो उन न्यूट्रिशंस के साथ ये बैक्टीरिया जो पहले से हमारी इंटेस्टाइन में चिपके हुए थे ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों तक पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरियाज वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा तो ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। जैसे जब ये लीवर के पास पहुंचता है तो पथरी के चांसेस रहेंगे, जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल के दोहरे पड़ने के चांसेस रहेंगे और जब ये मस्तिष्क के पास पहुंचेगा तो दिमाग की अलग अलग बीमारियां पैदा होने के चांसेस रहेंगे। इसी प्रकार ये जहाँ भी पहुँचेगा, जोड़ों में पहुँचेगा तो जोड़ों के दर्द पैदा करेगा। इसीलिए समय समय पर हमें हमारे शरीर की, हमारे पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया कभी जमा ना हो पाए। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर घर की सफाई करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप? कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें हमारे कमरे की सफाई करनी है तो कमरे को खाली करना होगा, अगर फर्श को साफ करना है तो फर्नीचर को हटाना होगा। उसी तरह हमें हमारे पेट की सफाई करने के लिए शुरुआत ऐसे ही करना चाहिए। अगर पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे पेट को साफ करना होगा जहाँ से पूरे शरीर में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए, यानी हमें व्रत रखना चाहिए। व्रत करने से हमारा पेट खाली होगा और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, उपवास करना कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है और देखा जाए तो कठिन होता भी है। लेकिन जो लोग उपवास रखते हैं वो उपवास रखे भी हफ्ते में किसी दिन रख ले या महीने में किसी दिन रख ले, और अगर व्रत करें तो पानी इत्यादि या फल ही खाएं क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी ना। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि वे भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो वो लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली रहेगा, और जब आपका पेट खाली रहेगा, जब आपका शरीर को विटामिन्स या न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे तो वो आपके इंटेस्टाइन के पास जानकारी भेजेगा कि आगे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, सप्लाई चाहिए हमें, वो जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरियाज इनर वॉल पर पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर के उन अंगों के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की इनर वॉल साफ हो जाती है, ऊपर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है। खून में से बैक्टीरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? खून में से बैक्टीरिया निकालने के लिए हमें पसीना निकालना चाहिए। जितना आप शरीर में से पसीना निकालेंगे उतना ही आपका खून साफ होगा, खून डिटॉक्स होता जाएगा। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ साथ खून में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच सच बताइएगा, आप में से कई लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम रूटीन बनाएंगे कि हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा सात्विक खाना खाएंगे और अपने शरीर का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह होते फिर वही रूटीन, फिर से वही लेट उठना, फिर से ऑफिस जाना और फिर से देर से आकर रात में आकर लेट जाना या सो जाना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती है, क्योंकि इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है कि वो कभी नाइट की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है और रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता है। वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है कि भाई एक्सरसाइज करें तो किस प्रकार करें, किस तरह से स्टार्ट करें। समय तो मिलता ही नहीं है, तो फिर कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे। तो साथियों, इसके लिए कुछ विकल्प होते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको इसके तरीके मिल जाएंगे। और साथियों, इसके लिए आपको जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह बिजी रहता है, वो उन्हें टाइम ही नहीं होता है कि वो कभी एक्सरसाइज कर पाए। इसीलिए वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो छोटी मोटी जगह पर या कोई छोटा मोटा काम निपटाना हो तो वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ही ट्रैवल करते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन अगर छोटी मोटी जगह जाना हो या कुछ छोटा मोटा काम निपटाना हो तो उसके लिए हम साइकिल का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। इससे हमारे थाइज़ में जो पेल्विन मसल्स होते हैं ना, उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ ही हमारे शरीर से पसीना भी बाहर होता है तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है।
और साइकिल चलाने से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। और अगर आपको साइकिल चलाने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डांस कर लो या रनिंग कर लो, जिस तरह भी हो, बस आपके शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके जो पॉट्स हैं ना शरीर के, वो क्लीन हो जाए, वो क्लियर हो जाए। दूसरा होता है कि जो फल सब्जियां होती हैं उन्हें जल्दी पकाने के लिए या उन पर कोई रोग ना लगे, इसके लिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब उन फल सब्जियों को हम खाते हैं तो वो हमारे पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और जो सबसे बड़ी बीमारी पैदा होती है वो होती कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। कुछ लोगों को तो हमेशा कब्जियत रहती है, वो जब भी बाथरूम में जाते हैं उनका पेट ठीक से साफ, अच्छे से साफ हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है और भूख भी अच्छे से नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है यहाँ कि ये 3 फलों से मिलकर के बना है, जिसमें आंवला, अरहर, त्रिफला चूर्ण में कंपोनेंट्स होते हैं। आंवले में विटामिन सी और फाइबर होता है। वही अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिला करके पी जाओ और फिर देखिएगा उसके बाद क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से पचेगा, सुबह पेट भी अच्छे से खाली होगा, पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। इसे भी रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। एक हफ्ता आप नींबू पानी को ले लीजिए, किसी दूसरे हफ्ते आप त्रिफला चूर्ण को ले लीजिए। इस तरह से अल्टरनेट तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना, कहीं पता चले नींबू पानी भी ले रहे हो और त्रिफला चूर्ण भी ले रहे हैं, ऐसा मत करना। और अच्छा देखिए, अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हो ना तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना और फिर ही लेना। खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाइएगा, खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए, 20% जगह पेट में खाली रहना चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को, आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देने के लिए हैं, साफ़ करने के लिए हैं। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं, कुछ तरीके थोड़े से कठिन हैं। आप आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको स्वस्थ रहने में, हेल्दी रखने में मदद करता है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और किसी बीमार इंसान को ठीक करने के लिए और किसी की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।